तो अगर तुम भी मेरी तरह इस साल गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारे मन में भी यह ख्याल आ रहा है कि मुझे इस E20 वाले झंझट में नहीं पड़ना है, मैं सीधा ईवी खरीदूंगा, ना मुझे पेट्रोल चाहिए ना डीजल चाहिए, ना मुझे ये 10 साल 15 साल का झंझट चाहिए, और ना मैं एक पिता के अपने दोनों बेटों को अमीर बनाने के बीच में आना चाहता हूँ। मैं सीधा ईवी खरीदूंगा और तमाम झंझट से मुक्त हो जाऊंगा। ऊपर से मेरी रनिंग कॉस्ट भी कम होगी, मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, और पर्यावरण के लिए भी मैं सेफ हूँ। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा रियलिटी चेक करवाता हूँ, ठीक है? देखता हूँ कि मैं तुम्हारी लाखों रुपए बचा पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैं लाखों रुपए बचा पाया तो एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और अगर नहीं पाया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताना कि नहीं भाई तुमसे तो नहीं हो पाया। तो चलो देखते हैं कि ईवी का सिचुएशन फिलहाल भारत में क्या है। देखो, जब भी तुम ईवी के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि चीन। क्यों? क्योंकि चीन में लगभग लगभग आज की तारीख में तुम कह सकते हो, एक मिनट, हाँ, तुम कह सकते हो चीन में लगभग लगभग 70% के आसपास सारे व्हीकल्स पूरी तरह से ईवी के ऊपर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं चीन में, ठीक है? और उनके बस 30% के आसपास जितने भी व्हीकल्स हैं मोस्टली, वो अभी भी पेट्रोल डीजल पर रिलायबल है। पर पूरा 70%, कोई भी तुम चीन के वीडियोस वगैरह उठा लो, वहां पर भी तुम्हें दिखाई देगा कि जितने भी रोड्स पर गाड़ियां चल रहे हैं उनके मेजॉरिटी हिस्सा पूरी तरह से ईवी पर है। अब सेम चीज़ भारत में भी हो सकता है, राइट? हम कुछ तो जगह होंगे जहाँ पर हम चीन के साथ मतलब compete कर सकते हैं। पर एक चीज़ जिस वजह से तुम ये नहीं कर पाओगे, सबसे पहला चीज़ है वो है रिचार्ज होना। देखो, इन गाड़ियों के अंदर बैटरीज रहते हैं, ठीक है? और बैटरीज जो हैं उन्हें रिचार्ज करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। अब क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम रिचार्ज करनी पड़ेगी, तुम तो रोड पर रहोगे, तो उन रोड्स पर तुम्हें चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। चीन में पता है ये जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, ये इनके रेशियोज कितने हैं? फॉर एवरी 10 व्हीकल्स उनके पास एक चार्जिंग स्टेशन है, मतलब हर 10 गाड़ी के लिए उनके पास एक चार्जिंग स्टेशन है। भारत में यही चीज़ हर 100 गाड़ियों के लिए है। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पर 100 गाड़ी के लिए एक चार्जिंग स्टेशन है, और वो भी ज़्यादातर तुम्हें मेजॉरिटी सिटीज़ में मिलेंगे। अगर तुम कैलकाटा या बॉम्बे, नोएडा, बेंगलोर जैसे शहर से हो, दिल्ली से हो, तो वहाँ से तुम्हें ये सुविधाएं मिलेंगी। अगर तुम छोटे मोटे शहर से हो तो ये तो तुम भूल जाओ। इन सिंपल वर्ड्स, तुम घर से चार्ज देकर निकलोगे, तुम्हें ये उम्मीद के साथ चलनी पड़ेगी कि चार्ज खत्म होने से पहले तुम घर लौटोगे। अगर तुम ये सोच में आए कि मैं तो रास्ते पर, जैसे हम नॉर्मल गाड़ियां करते हैं ना, वहाँ पर हम पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, सीएनजी टैंक फुल करवाते हैं, वैसे फीचर्स तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलने वाले। छोटे मोटे शहर से, बड़े शहर से तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन रेशियो का हालत मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक? अब आते हैं दूसरी जगह पर, वह है कि जब तुम ईवी खरीदोगे तो तुम्हारे अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होंगे। देखो, अपफ्रंट कॉस्ट मतलब जितने पैसों से तुम इन गाड़ियों को खरीदोगे। जैसे भारत में, जो अगर मैं बजट सेगमेंट की बात करूं, तो ईवी बेचने वाला एक है हमारे टाटा, दूसरा तुम कह सकते हो एक एमजी कंपनी है, एक आता है सिक्योन नाम का कंपनी, और एक आती है किया। फिलहाल इन चारों कंपनी को लेते हैं, और भी कुछ कंपनीज हैं, पर फिलहाल इन बजट सेगमेंट पे यही 4 कंपनीज हैं जो एक्चुअल में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अब इन गाड़ियों के जो अपफ्रंट कॉस्ट हैं, एक नॉर्मल टियागो की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मल टियागो लगभग लगभग 4 लाख, तुम कह सकते हो इतने पैसे से स्टार्ट होती है, नॉर्मल जो पेट्रोल वाला चीज़ें। और इनके जो टॉप मॉडल हैं वो अप टू 8,55,000 के आसपास जाता है, ठीक है? टॉप मॉडल पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ले रहे हो, सीएनजी, एएमटी, क्रिएटिव सेक्शन में जो भी ले रहे हो, ठीक है? वहीं पर अगर तुम टियागो ईवी के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो इनका जो बेस प्राइस है, ठीक है, टियागो ईवी, एक मिनट रुकना, टियागो, सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि बहुत दिनों तक मैं लिख नहीं पाया था, हाथ में थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से वीडियोस भी नहीं आए थे, ठीक है? तो इनका जो प्राइस है वो है 4 लाख, 4.69 लाख रुपीज़, ये बेस प्राइस है। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाता है 9 लाख,
मतलब 10 लाख रुपए तुम कह सकते हैं। तो तुम मोटे मोटे तौर पर अगर मान के चलो ना, तुम ये सॉरी हाँ, तुम मोटे मोटे तौर पर अगर मान के चलो तो तुम्हें लगभग लगभग 2 लाख रुपए हर जगह पर ज़्यादा देनी पड़ेगी। और ये सिर्फ टाटा के ऊपर सिचुएशन नहीं है, ये हर जगह पर सिचुएशन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एम जी के ले रहे हो, सेट्रॉन के ले रहे हो, किया के ले रहे हो। अगर मैं एम जी कॉमेट की बात करूँ तो इनके बेस मॉडल एम जी कॉमेट, इनकी अगर बात करूँ, ठीक है, तो इनके जो बेस मॉडल है वो 7,80,000 रुपये से स्टार्ट होती है। टॉप मॉडल अप टू 10,07,000 रुपये तक जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं सिट्रियन की बात करूँ, सिट्रियन की दो गाड़ी आती हैं आमतौर पर, एक E C3, एक EC3X, बेसिकली एक हैचबैक और एसयूवी वाला सीन है। तो वो भी तुम्हारा लगभग लगभग 11,50,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 13,50,000 के आसपास जाता है। फिर आती है किया, किया के साइरोस है, ठीक है, किया के साइरोस है जो 13.49 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। तो ये सिचुएशन है, ओवरऑल सिचुएशन ये है। रेंज क्या मिलती है आमतौर पर, अगर मैं टियागो की बात करूँ तो इनके जो रेंज तुम्हें आमतौर पर मिलने वाला है वो बेसिकली तुम कह सकते हो 150 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अगर मैं टाटा टियागो की बात करूँ 150 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। अगर मैं एमजी की बात करूँ तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा 180 किलोमीटर के आसपास मिलने वाला है। ठीक है, सिट्रियन की बात करूँ तो लगभग लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। और ये रियल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि उनके द्वारा दिए गए जो क्लेम्स हैं। अगर मैं सिट्रियन की बात करूँ तो जो क्लेम्स हैं वो 320 किलोमीटर है, बट रियल वर्ल्ड में तुम्हें 200 किलोमीटर ऑन एन एवरेज मिलने वाला है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किया की, जो सबसे ज़्यादा है, तो इनके जो क्लेम माइलेज है वो लगभग लगभग 526 किलोमीटर के आसपास है, बट मैं रियल वर्ल्ड में लगभग लगभग 350 किलोमीटर के आसपास मिलने वाला है। मतलब एक चार्ज में 350 किलोमीटर जाने वाला है, ये एक चार्ज में 150 किलोमीटर जाने वाला है। अब अगर तुम्हारी रेंज इतना ज़्यादा है तो ठीक है, पर सोचो कि अगर तुम भारत से निकल रहे हो, मतलब सॉरी, अगर तुम मान लो कि तुम झारखंड से निकल रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं बाई कार उत्तर प्रदेश जाऊंगा या किसी बॉम्बे जाऊंगा, तो 350 किलोमीटर की चार्ज में तुम नहीं जा सकते, राइट। तुम्हें इसी वजह से पेट्रोल में जाना ही पड़ेगा लॉन्ग रेंज में। अगर तुम विद इन सिटी ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़े मोड़े यहाँ यहाँ वहाँ घूमना चाहते हो, वहाँ पर ये परफेक्ट है। अदरवाइज नो, इट्स नॉट परफेक्ट। ठीक है, अब गाड़ी की अगर खरीदने की बात की जाए तो वहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ों की जो सुविधा है वो मिलेंगे, जैसे 100% रोड टैक्स, ये आमतौर पर फ्री है। ठीक है, ऑन रोड जब जाओगे तब तुम्हें इन चीज़ों की मिलेगी। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी फ्री हैं। अब हर एक स्टेट में फ्री नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेट्स में फ्री है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, यह आमतौर पर 2028 से 30 साल के बीच में है। यानी कुछ स्टेट्स में ये 2028 में ख़त्म होने वाला है, कुछ स्टेट्स में 2030 में ख़त्म होने वाला है। तो 2026 में तुम हो, उसके बाद क्या, ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट। अब कुछ स्कीम्स थे, जैसे फेम 2 था, वो अब खत्म हो चुका है। तो कोई सब्सिडीज वगैरह जो पहले मिलते थे अब वो नहीं मिलने वाला, गवर्नमेंट अब प्रमोट नहीं कर रहा है। एक और दूसरा स्कीम है, आई थिंक पीएम ई ड्राइव नाम करके एक स्कीम है, पीएम ई ड्राइव। और उस स्कीम की एक दिक्कत है, और वो दिक्कत बहुत सिंपल है। वो मोस्टली टू व्हीलर्स के ऊपर, मतलब जो बाइक स्कूटर वगैरह हैं उनके ऊपर फोकस्ड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के ऊपर फोकस्ड है। गाड़ियों पर उनका कोई खास कुछ है नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो जो फैसिलिटीज़ पुराने ईवीज़ को मिल रहे थे वो भी अब ख़त्म हो चुका है। अब रियलिटी चेक में आते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी रनिंग कॉस्ट में आते हैं तो आमतौर पर तुम्हें डे टू डे लगभग लगभग एक पर किलोमीटर तुम्हारा खर्चा पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारी 1 रुपये 20 पैसे के आसपास हर एक किलोमीटर पर, जो काफ़ी कम है। अगर तुम देखा जाए पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करूं, या फिर सीएनजी की भी करूं, सीएनजी की सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, वहाँ पर भी तुम्हें ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास मिलता है सीएनजी अभी करंट रेट में। पेट्रोल के थोड़ा प्राइस बढ़ चुका है, 123 हमारे यहाँ पर चल रहा है रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ पर तो जो बाइक के कॉस्ट है वही बहुत 2.5 रुपये 3 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो कार के कॉस्ट अगर तुम मारुति को ही लो ना, तो 20 के आसपास जो दे रहा था वो अब तुम्हें 6 रुपये प्रति किलोमीटर के आसपास खर्चा आएगा पेट्रोल में। ठीक है, सो यस,
बहुत अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारी सेविंग्स बहुत हो रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि जब तुमने गाड़ी खरीदा तब तुम 2,20,000 रुपये ज़्यादा दिए थे, ठीक है। दूसरा, ये जो खर्चे तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर महीने में पहले 1,000 रुपये आता था, अब तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा लगभग लगभग 130 से 150 यूनिट के आसपास ज़्यादा खर्चा तुम्हें बियर करनी पड़ेगी घर में। 130 से 150 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें ज़्यादा खर्चा बियर करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि तुम 2,000 रुपये के आसपास एवरेज तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो अभी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़कर हो जाएगी लगभग 3,000 रुपये हर महीना, ठीक है। ये हुई एक छोटा सा जगह। अब एक गाड़ी में 8 साल के आसपास तुम्हारा वारंटी रहती है, या फिर 1,60,000 किलोमीटर, ठीक है। 1,60,000 किलोमीटर तुम्हारा वारंटी रहता है। अब तुम इस गाड़ी को 5 साल बाद बेचने जाओगे। 3 साल बाद इस गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये गाड़ी कबाड़ा बन जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा इसकी रीसेल वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। ये गाड़ी तुम खुद 8 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद तुम्हें इसकी बैटरी बदलनी पड़ेगी। बैटरी में कितना खर्चा आता है तुम्हें याद है? मैंने टियागो के बारे में ये प्राइस बताया था, बेस प्राइस में। इसके जो टॉप वेरिएंट है, इस टॉप वेरिएंट के जो बैटरी की कॉस्ट है वो है 5,00,000 रुपये, 5,20,000 आई थिंक। तो मुझे बताओ, 5,20,000 रुपये देकर अगर तुम ये बैटरी खरीदोगे तो तुम पूरा का पूरा गाड़ी खरीद सकते हो, नया का नया। और टियागो का ही एक नया गाड़ी आ सकता है इसमें। बेसिकली बैटरी चेंज करने का कोई मतलब नहीं बन पाता। इट्स मोर लाइक तुम्हारे पास एक 18,000 का फ़ोन है और उसके डिस्प्ले ख़त्म हो चुका है, कंपनी कह रहा है कि एमोलेड डिस्प्ले है, तो 12,000 रुपये तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे। तो तुम सोच रहे हो कि मैं 6,000 रुपये देकर नया फ़ोन खरीदूंगा, मैं 2 साल या 6 महीने पुराना फ़ोन ही क्यों मैं खरीदूंगा। बेसिकली कोई रीज़न नहीं बन पाता, राइट। एक 8 साल पुराना गाड़ी, 1,60,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी पर 5,20,000 रुपये खर्चा करके बैटरी बदलने का। सो बाई बैटरी इट डजंट कोई सेंस नहीं बनाता। तो तुम्हारे पास अंत में क्या पड़ा रहा? कुछ नहीं, बेसिकली कुछ नहीं। अगर तुम ईवी के लाइफ में जाओगे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ना तुम्हारे पास रीसेल वैल्यू है, क्योंकि जो बंदा गाड़ी खरीदेगा वो किस बुनियाद पर तुम्हारे पास से गाड़ी खरीदेगा। तुम किसी भी सेकंड हैंड कार डीलर के पास चले जाओ और उनसे पूछो कि मेरी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एक ईवी गाड़ी है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, आप कितना दोगे? जितना देगा तुम्हें लगेगा इससे अगर मैं कबाड़ी को दे दूंगा तो मुझे उससे ज़्यादा मिलने वाला है। दैट्स द रियलिटी ऑफ ईवी। देखो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, तुम डेफिनेटली जा सकते हो, बट अगर तुम छोटे शहर से हो कोई सेंस नहीं बना पाता, ठीक है। हाँ, ये सच है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े हैं, डीजल की कीमत भी बढ़े हैं, सीएनजी की कीमत भी बढ़े हैं, पर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए, अगर फ्यूचर रिसेल वैल्यू की बात की जाए, अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, तो ये गाड़ियाँ अभी भी भारत में कम से कम भारत में कम से कम पूरी तरह से हाईली रिलायबल है, ठीक है। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक रेडी नहीं है ईवी के लिए। आगे और दूर जानिए। एक और दिक्कत ये है कि ईवी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ना, ये गाड़ियाँ आमतौर पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये कंपनियाँ खुद नहीं बनाती, ये आउटसोर्सिंग करते हैं बाहर से। तो बहुत बार हो जाती है सॉफ्टवेयर्स में ग्लिच होती है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। तुम बहुत बार देखोगे कि ओला स्कूटर्स में आग लग चुके हैं या फिर स्कूटर्स के एक्सेलेरेटर ऑटोमेटिक बढ़ चुके हैं। सेम सिचुएशंस गाड़ियों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। एक बहुत बड़ी यूट्यूब क्रिएटर हैं वेनम्स टेक करके, उनके गाड़ियों के तो मतलब तबाह हो गए, रिपेयर्स तक नहीं हो पाया ढंग से, क्योंकि मैकेनिक्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं टाटा की गाड़ी ही लूँगा, टाटा के इंजन की रिलायबिलिटी की झंझट में मुझे नहीं पड़नी है अगर मैं ईवी लूँगा, तो लेट मी टेल यू समथिंग, तुम्हें इंजन रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाटा के सर्विस सेंटर्स एक तो बहुत ही वाहियात है बहुत सारी सिटीज़ में, मैं उनकी चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल सा बता रहा हूँ कि भारत में जितने भी ये इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं, इनके खुद के जो मैकेनिक्स हैं वो ढंग से गाड़ी को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्टीज भूल जाओ, अगर खराब हो गया तो इनके सर्विस सेंटर्स के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। एमजी सिप्चॉन जैसे कंपनी, टाटा किया तो फिर भी मिल जाएंगे सर्विस सेंटर्स, एमजी सिप्चॉन जैसे कंपनी के सर्विस सेंटर्स बहुत कम है,
लोएस्ट में है, तो कहाँ पर तुम इनकी सर्विस करवाओगे? सिचुएशंस को समझो, हमेशा भावनाओं से नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर से चलना चाहिए। तो ना तुम्हारे पास मतलब थर्ड पार्टी मैकेनिक्स हैं, ना पार्ट्स ढंग से अवेलेबल है, ना कोई ठीक से कुछ गाड़ी को रिपेयर कर भी पाएगा। सो ओवरऑल कोई सेंस नहीं बना पाता आज की तारीख में ईवी। हाँ, शायद आज से 10 साल बाद सेंस बना पाए ओवरऑल, पर फिलहाल किसी और को कुर्बान होने दो, खुद को कुर्बान ना करो। मैं तो कम से कम नहीं करने वाला, ठीक है। मैं अगर गाड़ी खरीदूंगा तो डेफिनेटली मैं पेट्रोल, डीजल या सीएनजी और डीजल, ये मुझे सबसे ज़्यादा लुभाता है। और मेरे स्टेट में वो 10 साल वाला झंझट भी नहीं है, तो डीजल को लेकर मेरे मन में फ़िलहाल टेंशन भी नहीं है। तुम अपना राय डेफिनेटली बताना, ठीक है। और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे 2-2.5 लाख रुपए बचा पाया हूँ ओवरऑल, अगर देखा जाए, राइट। क्योंकि मैंने तुम्हें एक सिरदर्द से भी बचाया। ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें सिरदर्द देगा आगे जाकर, अगर तुम इसे खरीदते हो। तुम एक भी ऐसा एक भी बंदा लाओ मेरे सामने जो ये कह दे कि मैंने ईवी लिया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हाईली डीपली सेटिस्फाइड। भारत में मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भारत में ईवी जो खरीदते हैं ना, उनके सेटिस्फेक्शन क्या है, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल होती है जितना एक ट्रायम्फ या जावा कंपनी के बाइक को लेकर होती है कि मैंने तो एक बढ़िया बाइक ली थी। उसके बाद रिग्रेट होती है, पर वो रिग्रेट को छुपाने के लिए उल्टा पुल्टा कहता रहता है। ईवी भी लगभग सेम लगता है मुझे, ठीक है। ईवी से सच में मुझे कोई फिलहाल कोई अपेक्षा नहीं है, और मैं किसी भी कीमत पर ना खरीदना चाहूँगा और ना किसी को रिकमेंड करना चाहूँगा। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो पर।